आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन मंगलवार 25 जनवरी 2022 में ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है आपके पाठ्यक्रम में, जो कृति का भाग 2 है, कृति का भाग 2 से अध्याय नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी, इसी उप विषय पर आज हम परिचर्चा करेंगे, इसका गौर अध्ययन करेंगे। तो पेन पेंसिल आप साथ में रखना, जो भी इसमें कठिन शब्द आएंगे, जो भी महत्वपूर्ण बातें आएंगी, वो साथ के साथ में लिखते जाना, ठीक है। तो इधर से शुरू करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, इधर से शुरू करेंगे। आप अपनी जो किताबें हैं कृतिका की वो निकाल ले, पेज संख्या 24, ठीक है भाई। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इट अराउंड। वैसे ये पंक्तियां पढ़ चुके थे, पुनः देख लीजिएगा, 4-5 पंक्तियां। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। नरभक्षी, नर नर का मतलब होता है मानव, मनुष्य। बक्स संस्कृत शब्द है, बक्स, बक्स मीन्स खाना, खाने वाला। इसमें प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है, ठीक है। तो इस तरह से नरभक्षी का अर्थ हुआ जो मानव को या इंसान को खाने वाले होते हैं। याक जो है, याक वहां का एक तरह का जानवर है, दूध देने वाले याक, यानी कि माता को। लेकिन हमारे हरियाणा में, राजस्थान में, इस प्रकार के कुछ जो राज्य हैं, इन राज्यों में, पंजाब में, इस प्रकार के राज्यों में कुछ ज्यादा ही मान्यता है गौ माता। सुबह भी गौ माता का पूजन किया जाता है। सुबह भी जब भी हम सवेरे खाना बनाते हैं तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम गौ माता के लिए भोजन निकालते हैं, और उसके बाद एक चपाती या 2 चपाती गौ माता के लिए निकाली जाती है और वो गौ माता को खिलाई जाती है। उसके बाद अब जो पूरा परिवार है, उसके उपरांत, यानी कि गौ माता का भोजन निकालने के उपरांत हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो इस तरह से ये जो याक है, याक वहाँ के क्षेत्र का एक, इस पशु को वहाँ के क्षेत्र को में इन्हें काफी मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे चलिएगा। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के बारीक भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कोई कई युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू होता है जो वहां का परिधान है, जो वस्त्र है पहनने औरतों के लिए, ठीक है। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, वो श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। अब वहां की औरतों के बारे में ये बात क्यों कही गई है कि नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। अब देखो, वो जो वहां की औरतें हैं उनमें एक नौजवान की भांति वो काम करती है, चाहे वो बुजुर्ग भी हो चुकी है, चाहे वो 50-60 साल की हो चुकी है। वो नियमित रूप से अपने कार्य में लीन रहती है, और उनमें जो एक जवानी में जो जोश, जो उमंग देखने को मिलती है, अब भी उनके शरीर में ऐसा ही उमंग, ऐसा ही जोश देखने को मिलता है। और पूरा दिन जब वो मेहनत करती है, पूरा दिन वो, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो,
चाहे धूप हो या छांव हो, बारिश हो या न हो, आंधी आए तूफान आए, तो इन चीजों को वो देखते नहीं है और नियमित रूप से काम करती रहती है। तो चाहे कितनी ही गहरी धूप क्यों ना हो, उस गहरी धूप में भी वो निरंतर काम करती रहती है। इस तरह से वो जब सुबह से शाम तक परिश्रम करती है तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है एक तरह से। और आप देखते भी हो आजकल सर्दियों में छोटे बच्चों के चेहरे बिल्कुल, वो जब रजाई से निकलते तो बिल्कुल लाल चेहरा दिखाई देता उनका। ठीक है, तो इस तरह से या आग के पास बैठ जाते या धूप में जब हम काम करते हैं तो हमारा भी चेहरा कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था और सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा, आभा होती है जो कांति, ये चमक, आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसा ही था। ऐसा ये का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जो सहन करने योग्य ना हो। योमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर, तीरों किनारा पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता मिल रहा था। मधिम मधिम, मधिम मधिम होता है लाइटली, हल्की हल्की, धीमे धीमे हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। परिंदे तो आप समझते हो, पक्षी। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरूओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास बराई, ज्ञान का नन्हा सा बोधित्सव जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। अखंडित संपूर्णता है। सम इसमें उपसर्ग है और पूर्ण मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। अखंडित होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके, बांटा ना जा सके। ठीक है, खंड खंड ना हो सके, अखंडित। और खंडित जिसके टुकड़े हो चुके हैं, खंडहर, कई बार बोलते हैं ना खंडहर जगह, ये जगह तो खंडहर हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, टूट फूट चुकी है। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि वहां का जो वातावरण है, वहां का वातावरण, वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा ही आनंद देने वाला है। निरंतर जो आप उसे, भले ही आप उसे देखते रहो, निरंतर देखते रहो, आपका जो मन है, आपके मन में निरंतर आनंद की अनुभूति प्राप्त होती रहती है, आपको वो उत्पन्न होती रहती है, आनंद उत्पन्न होता रहता है। और एक बार उस प्राकृतिक आनंद में अगर आप डूब जाते हो तो बड़ी मुश्किल से आप अपने आप को बाहर निकाल पाते हो। तो इस तरह से वहाँ का जो वातावरण है वो अखंडित है, उसमें संपूर्णता समाई हुई है। संपूर्णता यानी कि सभी प्रकार के गुण है, शांति भी है, वहाँ का जो माहौल है स्वच्छ भी है, और वहाँ का जो क्या नाम है प्राकृतिक दृश्य है वो बड़ा सुंदर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ है देखने को वहां पर मिलता है, पशु पक्षी मानव पेड़ पौधे सुर ताल, ये सब कुछ वहां पे देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। इसीलिए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को अखंडित बताया है लेखिका ने। ठीक है, और उसमें संपूर्णता समाई हुई है। आगे देखिए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य,
अक्षम्य का मतलब होता है जिसको माफ न किया जा सके। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो माफ करने योग्य न हो, जो अक्षमा करने योग्य न हो। ए उपसर्ग जुड़ गया। ए का मतलब होता है के बिना, बिना माफी के, ठीक है, बगैर माफी के। तो आगे बढ़ते हैं। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजोली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। अंजोली, अंजोली समझते हो? अंजोली समझते हो आप? यानी कि ये जो आपके हाथों की उंगलियां हैं, इन हाथों की उंगलियों के अंजुल कर लेना, यानी कि इन्हें जोड़ लेना। और जोड़कर जब हम कई बार देखते हो आप नलकूप से या गिलास से ऐसे पानी पीते हो, ठीक है, या प्रार्थना के लिए इन हाथों को क्या करते हो, जोड़ते हो, तो उन्हें अंजुली बोलते हैं। और अतीत, अतीत यानी कि जो बीत चुका है, भूतकाल, भीतर धड़कने लगा, यानी कि अतीत के बारे में उसने जो लेखिका ने अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कौन से अतीत के बारे में? कोई ऐसा अतीत जिसमें उसे ऐसे ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई हो, जिस जैसे आनंद की अनुभूति लेखिका को इस समय प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो आगे चलिएगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी, भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। अब देखो, हलाहल होता है जहर, विष। तामसिकताएं जो बुरी वासनाएं होती है, तम 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 मीन्स अंधेरा, अंधेरे की भांति जो बुराई छा जाती है, ठीक है, या उन्हें यानी कि दुष्ट वासनाएं, दुष्ट वासनाएं। अब देखो, देखते हो कई बार आप जो संकल्प लेते हैं, या तो जल को आप ऋषि मुनियों को भी देखते हो नाटकों फिल्मों में, और हकीकत में भी आप देखते हो कि कई बार हम कस्में वायदे खा लेते हैं एक दूसरे के प्रति मरने के लिए, एक दूसरे के कर्म के लिए। इस प्रकार से कस्में वायदे कर लेते हैं, लेकिन वो कस्में वायदे पूरे नहीं हो पाते, टूट जाते हैं। पहले आप देखोगे जो हमारे ऋषि मुनि हुए, वो हमारे ऋषि मुनि जल को हाथ में लेकर एक संकल्प ले लेते थे, और उसी से अपनी ताकत से, उस संकल्प से, वो संकल्प इतना दृढ़ होता था, उनका इतना मजबूत होता था कि भले ही कुछ भी विनाश हो जाए, लेकिन वो अपने संकल्प को कभी भी तोड़ते नहीं थे। जैसे आप लोग, हम कई बार आपस में मान लो कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता है आपस में, ठीक है, तो इस तरह से हम एक दूसरे की कसम खाते हैं, एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हैं, एक दूसरे को प्रोमिस कराते हैं, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो इस तरह से, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ने से मतलब है अंधेरा चारों ओर छा गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक, मोहक होती है जो मन को मोहने वाली है, वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण क्या होता है? संक्रमण, संक्रमण से मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ जाना, मिल जाना, यानी कि एक दूसरे के ताल में ताल मिला देना। मिलन या संयोग भी बोल सकते हो। अब कई बार देखते नहीं हो आप, जो आपस में हम क्लास में क्या करते हैं, या वैसे हमारी जो हमारा जो झुंड बैठता है, मंडली बैठ, तो एक अगर बोलता है,
कोई हंसी मजाक की बात बोलता है तो बाकी क्या करते हैं, ताल में ताल मिला बैठते हैं, तुरंत ही हंसना शुरू कर देते हैं जोर जोर से सभी के सभी, और वो हंसी काफी दूर तक गुंजायमान हो जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, संक्रमण, उसे क्या कहते हैं, संक्रमण। हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी सैलानी यात्री, ठीक है, सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। अब देखो उनके साथ और कौन थी, अगर पेपर में आपसे पूछा जाए, उनकी सहेली क्या नाम था, मणि। और उन्होंने उस रात को इतना जबरदस्त नृत्य किया कि जैसे एक 18-20 साल की लड़की अब 25 साल की लड़की नाचती है, डांस करती है, तो इस तरह से उन्होंने एक शानदार नृत्य प्रस्तुत किया उनके समक्ष, जितेन के समक्ष और लेखिका के समक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे देखिएगा आप कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। अवाक रहना मुहावरे का प्रयोग है, यानी कि हैरान रह जाना। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद, ये जो खुशी है, ये इतना जो अच्छा नृत्य किया उनकी सहेली ने, मणि ने, वो इसीलिए किया क्योंकि उसके अंदर भी प्राकृतिक, वो भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी, उसमें भी आनंद की अनुभूति हो रही थी उस वहां के वातावरण को, वहां के माहौल को देखकर, ठीक है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। लायों की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, कि वहां के लोगों की जीविका का साधन क्या था, लायों के लोगों की जीविका का साधन क्या था। तो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, और इस तरह से यही वहां की जीविका का एक मुख्य साधन था। ये आप उसमें लिख सकते हो 2 अंकों में, ठीक है। तो तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई, अधिकतर, अब इसमें अधिकतर में अधिक मूल शब्द है और तर इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया, ठीक है। लोगों की जीविका, जीविका, अब जीव इसमें मूल शब्द है, जीव, जीव मूल शब्द है, और ईका, ईका यानी कि छोटी आ जाएगी, दीर्घ रूप में नहीं आएगी, ये हर्ष रूप में आएगी। तो जीविका, ईका इसमें प्रत्यय है, ठीक है। जीविका का साधन पहाड़ी, पहाड़ी में फिर से पहाड़ मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय है, ठीक है। पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था, कतरा यानी कि एक टुकड़ा भी। यद्यपि हम सी लेवल से, यानी कि जो समुद्र तल से जो ऊंचाई मापी जाती है, ये पहाड़ों की इस प्रकार से होता है, ठीक है। सी लेवल से, सी लेवल का मतलब होता है तल से नीचे, बिल्कुल स्तर से। सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत, जन्नत से कम नहीं होते। जन्नत, अब जन्नत जो शब्द है, जन्नत का अर्थ मैंने आपको बताया भी था, स्वर्ग। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो जत जमा में नत, जत जमा में नत, क्योंकि ये व्यंजन संधि का नियम है, और व्यंजन संधि का नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 में आप देखोगे, क्योंकि तो के बहुत सारे 4-5 एग्जाम्पल है, 4-5 नियम है। अगर जब त परिवर्तित होता है तो इस तरह से जत जमा नत, नियम ये कहता है कि तो के बाद
अगर न आ जाता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? न में ही परिवर्तित हो जाता है। और न के पैर से जब हलंत हटा दिया जाएगा तो उसकी जो खड़ी पाई है वो खड़ी पाई हट जाएगी और इस तरह से वह अर्ध रूप धारण कर लेगा और इस तरह से जो न है वो अर्ध रूप में प्रयोग हो जाएगा तव की जगह। ठीक है, तो आगे देखिए, ये इसका संधि विच्छेद था। जनन से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिकमी, इसमें फिर से सिक का मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया गया है। सिकमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा उपयोगी है, ये बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है, इस पर आप अपनी राय प्रकट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। ये जहां तक मेरा विचार है अभ्यास के प्रश्नों में भी आ जाएगा, 14वां 15वां प्रश्न बनेगा ये। ठीक है, प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही थी है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्त या बर्फ मिल जाएगी। अगर आप इस तरह से प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, इस पर आप अपनी राय दीजिए। के विषय में आपको पता भी है कितने प्रकार का होता है प्रदूषण, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो। ठीक है, इस तरह से ही प्रदूषण के विषय में तो आपको पता ही है, लेकिन हमें क्या बता रहे हैं, इसमें स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से आप ये जो आपके आसपास के क्षेत्र हैं, इन आसपास के क्षेत्रों के संदर्भ में जो तरह तरह की फैक्ट्रियां लगी होती हैं, इनकी वजह से स्नोफॉल कम होती है। और इसके इसमें आप फिर अपनी राय भी डाल सकते हो कि इस प्रकार से अगर बड़ी बड़ी चिमनियां लगाई जाए या फिर कोई अन्य इन्हें शहरी गांव के क्षेत्र से या शहरी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग से अलग जगह पर इनके लिए अलग जगह स्थापित कर दी जाए, तो इस प्रकार से थोड़ा सा एक राहत मिल सकती है आम आदमी को भी। और ये जो लगातार स्नोफॉल में कमी होती जा रही है, ये भी कम नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन आजकल आप देखोगे कि फैक्ट्रियां लगती हैं और चिमनियां भी उसमें लगा दी जाती है, लेकिन उन चिमनियों के माध्यम से कोई काम नहीं होता। वो सिर्फ एक दिखावे मात्र की चिमनियां होती हैं, दिखावे मात्र के। सरकार को सरकारी काग सरकारी कार्यवाही से बचने के लिए या आम व्यक्ति को आत्मविश्वास दिलाने के लिए, ठीक है, लेकिन आम आदमी को, आम व्यक्ति को पता होता है कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो इस तरह से आप वो खुले में ऐसे ही कुछ भी गंद बेकार की जो व्यर्थ की जो चीजें हैं उन्हें फूकते रहते हैं, उनमें आग लगा दी जाती है और फिर इस तरह से प्रदूषण फैलता रहता है। आप ये देखोगे भी। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप भलीभांति पूर्वक जानते ही हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। पर यदि मैं कटाव चले जाऊं तो मुझे वहां शर्त या बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। अब कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो इस प्रकार से वो पहले भी घूम कर आ चुके हैं स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ये जो देश है, इस देश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो कटाव की भांति है। इसीलिए कटाव के जो उपमा है, कटाव की उपमा स्विट्जरलैंड से की गई है। ठीक है, वहां भी जो वातावरण है बिल्कुल वहां का वातावरण शांत है, चारों ओर शांति है और इसी प्रकार से लय गीत सुर ताल वहां पर भी देखने को सुनने को मिलते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब कुछ वहां पे देखने को मिलता, बड़ा वहां का जो सौंदर्य है वो बड़ा अद्भुत है। और ऐसे ही कटाव का भी जो सौंदर्य है, कटाव का सौंदर्य भी बड़ा अद्भुत है। ठीक है, तो एक तरह से कटाव को भारत का एक छोटा स्विट्जरलैंड माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण, टूरिस्ट स्पॉट समझते हो क्या होता है? टूरिस्ट स्पॉट जो
यात्री घूमने के लिए आते रहते हैं, भ्रमण करने के लिए जो यात्री आते रहते हैं, नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। अब आपसे दूरी पूछी जा सकती है कि कटाव लायुंग से कितनी फीट ऊंचाई पर था, तो कितने बताओगे? 500 फीट और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था। बतियाना यानी कि बातें करना, यानी कि वर्णन करना। और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया। महुआ यानी कि जो खाने पीने के वहां पर जो सामान रखा होता उसको निगल जाना, खा लेना। मीठी झिड़कियां, झिड़कियां समझते हो ना, टिटकारी लगाना। ऐसे कई बार आप देखते हो ना, कोई आवारा जानवर घर में घुस जाता है या गली में आ जाता है, या फिर कोई आवारा पशु आ जाता है, या अपना खुद का भी पशु होता है या कोई जानवर होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? टिटकारी लगाते हैं ऐसे, इस प्रकार से टिटकारी न बजाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आवाज देते हैं। तो मीठी मीठी झिड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता खतरनाक था पर, और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत, सब कुछ बादल में होता, बादलों से ढका हुआ। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। और उस पर बारिश, एक चुक और सब खल्लास। खल्लास मीन्स खत्म हो जाना। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। छटी का मतलब है दूर हो जाना, हटना, खत्म होते जाना, लुप्त होते जाना। और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का मतलब प्रति उपसर्ग है। वाद, वाद इसमें वाद का मतलब होता है बोलना, यानी कि प्रतिवाद एक तरह से आप अंग्रेजी में फीडबैक भी बोल सकते हो, जहां तक मेरा विचार है। उसी बात का उत्तर देना, ठीक है। नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रही रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, बर्फ है, लगता है रात में गिरी है या बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन की झाग की तरह सब, और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी होता है सिर, निकाल निकाल दूर दूर तक दिख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़, यानी कि वो पहाड़ क्योंकि वो सफेद रंग के झाग थे ना वो उस पे, तो चांदी के भांति दिखाई दे रहे थे वो। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। राम रोचो का मतलब है बहुत अच्छा। वहां की लैंग्वेज में बोला है उसने, नेपाली ने। अब वहां की लैंग्वेज में जैसे उसने बोल दिया, क्या नाम है लेखिका ने कि वहां की लैंग्वेज में ये राम रोचो बोल दिया, तो जितेन भी हैरान हो गया। जितेन के मन में भी एक तरह से ये सोच आई कि इसने, लेखिका ने अति शीघ्रता से ही यहाँ की जो भाषा शैली है उस भाषा शैली को भी, यहाँ के शब्दों को भी बड़ी भांति पूर्वक सीख लिया है, अर्जित कर लिया है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी?
अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी। यानी कि उन्हीं की लोकल, वो क्योंकि वो तो उसी एक क्षेत्र का रहने वाला था, ठीक है। चेहरा जैसे कई बार आप देखते नहीं हो ना, हमारे यहाँ पे हरियाणा में जो बिहार प्रदेश से जो ये धान लगाने के लिए या कटाई के लिए आते हैं, तो उन्हें जब कुछ साल हो जाते हैं रहते हुए, जब वो हरियाणवी में बोलते हैं कि करस है, किम में कामनेस है, इस प्रकार से जब वो हरियाणवी में बोलते हैं, तो हम भी थोड़े से आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई शायद इन्होंने हमारी जो बोली है हरियाणवी बोली उसको बड़ी भांति पूर्वक परखा है, समझा है, और इस तरह से इन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। और ऐसे ही थोड़ा बहुत प्रभाव अगर 1-2 महीना हम भी उनके साथ व्यतीत कर लेते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी उनकी लैंग्वेज को सीख लेते हैं। वहाँ की उनकी जो भाषाली है, उनकी जो बोली है, उसको एक तरह से सीख जाते हैं हम भी, इस तरह से बोलते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अपनी बात ये बात हो चुकी है, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीनों मोती की तरह गिरने लगी। महीन महीन यानी कि धीमे धीमे। तिमरो माया सेंधो मलाई सताउन छू, यानी कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा मोह है, वो हमें सदैव ही सताता रहेगा, अच्छा रुलाता रहेगा। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, चौं ओर बिखरी है, चौं ओर का मतलब होता है चारों ओर। यह बर्फीली बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। मेरे पांव जन जन करने लगे थे, जन जन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेट कर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव यमधांग और जांगू लेक यानी कि झील लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने के बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। आध्यात्मिक को शायद अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे, ठीक है। आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हो, आप भली भांति पूर्वक अंग्रेजी जानते हो, आपको पता है। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता होती है, जो चमक होती है, के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। इससे सर्वे भवन्तु सुखिनः से भी एक प्रश्न बन जाएगा आपका। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो अक्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। पर ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए क्या लिखा था, ठीक है। कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का मंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। वृत्ति होता है स्वभाव, अंग्रेजी में नेचर बोलते हैं, ठीक है। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, दार्शनिक यानी कि जो फिलोसफर होते हैं, अंग्रेजी में फिलोसफर ये बोलते होंगे, देख लेना आप। ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो, प्रकृति भी किसी नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जल संग्रह से आपका क्या तात्पर्य हो।
जल संग्रह से क्या तात्पर्य? तो जल संग्रह में आप देखोगे सर्दियों में ये क्या करती है, एक तरह से बर्फ के रूप में हो जाती है, और जब गर्मी होती है तो बर्फ क्या है वो पिघल कर नदी नालों में या समुद्रों में बहना शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये जल संग्रह होता है। जल संग्रह का मतलब होता है जल को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। संग्रह का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर बोलते होंगे, गैदर, गैदरिंग से एकत्रित करना, या कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, गैदरिंग या गैदर जो भी हो, देख लेना आप है। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार सीबीएसई के द्वारा परीक्षा में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा। और आगे देखिए, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती रहती है, तो ये ही बर्फशिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को त्रावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था जल संचय की। तो ये पंक्ति आप इसमें लिख सकते हो। मणि में अभिभूत हो माथा नवाया, जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, संसार कितना सुंदर सपन जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक जिनी सी प्रत मुझ पर छा गई, उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ते उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया, आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यश पर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां, ध्यान आया या बॉर्डर एरिया थोड़ी दूरी पर, यही चीन की सीमा। एक फौज से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पैरा दे रहे हैं। तो यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा, बाकी करेंगे हम कल।